बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी है। असद उमर साहब कहते हैं कि दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है, जो ख़तरनाक हद तक फैल चुका है। उन्होंने बताया जो ऑक्सीजन पे इस टाइम हमारे पास पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद 4500 से ज़ायद हो गई। अगर इसका मवाजना जून में जो पहली लहर आई थी उससे करें तो उस टाइम हमारे पास 3200 पेशेंट्स थे, यानी 30% इजाफा देखा गया है। उन्होंने साथ ये भी बताया कि हम जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो लातादाद नहीं है, वो महदूद है, हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, लिहाजा हमें इसका ख्याल करना होगा। उन्होंने साथ ये बताया कि कई शहर ऐसे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स जो हैं वो 80% से ज्यादा इस्तेमाल में हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई शहर ऐसे हैं जहां पे जो वेंटिलेटर्स हैं, जो सबसे इसकी अहम मशीन होती है, उसका इस्तेमाल जो है वो 80% से भी ज़्यादा हो गया। यानी अगर 100 वेंटिलेटर उस शहर के अंदर मौजूद हैं तो 80 से ज़्यादा इस वक्त जो है वो इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं। एक तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, और दूसरी जो है, जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस की जाती है, मुल्क के अंदर जो ऑक्सीजन बनाई जाती है, वो भी एक लातादाद नहीं है आपके पास गुंजाइश। और हम इस वक्त जो पूरी मुल्क की हमारी कैपेसिटी है उसके 90% से ज़्यादा जा चुके हैं। 90% से ज़्यादा हम जा चुके हैं। दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। एनसीओसी ने सख्त फैसले ले लिए हैं, जुम्मे को इसका ऐलान किया जाएगा। और अगर असद उमर ने कहा कि ऐसी सूरत हाल रही तो हम मजबूर हो जाएंगे अपने शहर बंद करने पर। बड़े शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जिनको वजीर आजम कहते थे कि लॉकडाउन मुकम्मल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब जो सूरत हाल बनती जा रही है, असद उमर कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। इसके साथ अगर पूरे खित्ते पर नज़र दौड़ाएं तो नाज़रीन भारत को देख रहे हैं। भारत में कोरोना मस्बत केसेस की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। कल भारत में तकरीबन 2.25 लाख लोग जो हैं पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, और पहले जो 90 का कैजुअलिटी फिगर आता था कि लोगों की अमवात हुई हैं कोरोना के बायस, वो जंप कर गया 2000 पे। तो आप खुद देख लें कि खित्ते में कितनी संगीन सूरत हाल है। इसके साथ ईरान में 7000 पॉजिटिव केसेस जहां पे आते थे, अब 50,000 से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। यानी तीसरी लहर का वार इस खित्ते में बहुत ज्यादा है। भारत, पाकिस्तान, ईरान तीनों लपेट में है, और इसकी संगीन नोयत ये है कि एक तो डबल म्यूटेंट वायरस आ गया है, और इसके साथ साथ अब जवानों को भी वो अफेक्ट कर रहा है। इस पर बात करेंगे आज। हमारे साथ डॉक्टर मुमताज़ अली खान साहब मौजूद हैं, तर्जमान हैं नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एनसीओसी जुम्मे के दिन मजीद बंदिशों का ऐलान करेगी। हम देख रहे हैं पहले ही मुल्क में कारोबार के हवाले से, इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे हैं उनके हवाले से बंदिशें लगाई गई हैं। मजीद सख्त बंदिशें क्या हो सकती हैं सर? पिछले साल जब रमज़ान, फिर शॉपिंग, फिर ईद, और इसके बाद अच्छे खासे केसेस हुए, उस वक्त हमारे पास चंद एक केसेस थे रमज़ान से पहले, और लोग एसओपीज़ भी फॉलो कर रहे थे और एहतियात भी कर रहे थे। इस वक्त हमारे पास म्यूटेंट वायरस भी है, ज़्यादा केसेस भी है, लोग एसओपीज़ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वहीं रमज़ान है और ईद आने वाली है, शॉपिंग हो रही है, मार्केटें खुली हैं। तो एनसीओसी ने डेफिनेटली ऐसे सख्त फैसले लेने होंगे गवर्नमेंट्स के सतह पे, क्योंकि अगर हम देखें 148 डेथ्स आज की हैं, परसों 73 थी, कल 137 डेथ्स, आज 148, 11% पॉजिटिविटी है। तो सख्त फैसलों में हो सकता है, जैसे आपने कहा कि शहर बंद हो सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो सकता है, और शाम की जो बाज़ारों की एक्टिविटी है ये बंद हो सकती हैं। इस तरह के फैसले लेने इसलिए पड़ेंगे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं कम्युनिटी में जो कि डायग्नोज्ड भी नहीं है, लोग ज़्यादा टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास फिगर्स हैं, इसको हम टिप अप आइसबर्ग कह सकते हैं। ये वो केसेस हैं जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और जिनका टेस्ट हो रहा है, जो घरों पे है, जो एसिम्टोमेटिक है, जो माइल्ड डिजीज के साथ है, वो तो टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं, और डॉक्टर्स भी टेस्ट एडवाइज नहीं कर रहे हैं। सो ये सूरत हाल बहुत गंभीर है। डेफिनेटली सख्त फैसलों का टाइम है, और पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए इन फैसलों को। डॉक्टर साहब, अगर कमी ना लाई गई तो आप समझते हैं अगर एहतियात ना बरती गई तो हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, जो कि इमरान खान साहब इसकी मुखालफत करते थे? क्योंकि मोदी सरकार ने तो कहा है कि लॉकडाउन हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। हमारे पास भी यही आखिरी ऑप्शन होगा। रीज़न ये है कि इस वक्त केसेस अच्छे खासे हैं, डेली की डेली। आज के केसेस देखें, 5,500 से ज़्यादा केसेस आज की रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये वो केसेस हैं जो टेस्ट हो रहे हैं, जो टेस्ट नहीं हो रहे इसके कई गुना ज़्यादा होंगे।
तो डेफिनेटली लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, मुकम्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मेजर सिटीज और मूवमेंट्स अक्रॉस द सिटीज, मूवमेंट्स अक्रॉस द प्रोविंसेस, ये बंद हो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त भी आप अपने इस्लामाबाद में देख लें कि यहाँ पे और बड़े शहरों में आपको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आल्दो कि पिछले एक साल में काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी हमारे पास मार्केट में पीपीईज भी अवेलेबल है, आइसोलेशन बेड्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे बढ़ के हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं और लोग एहतियात नहीं कर रहे, इसलिए केसेस मजीद बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद की और कराची की और लाहौर की अगर पर्टिकुलरली सूरत हाल की बात की जाए, बेड्स अगर अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन के, जिस तरह से हमें हमारे पास तादाद भी आई कि 4500 से ज़्यादा ऐसे जो हैं लोग हैं जो सवेर हालत में हैं और वो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई कदम उठाया गया? हुकूमत ने मज़ीद वेंटिलेटर्स वाली जगहें, जिस तरह हमने देखा कि पहली लहर में हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को भी कन्वर्ट कर दिया था अस्पतालों की सूरत में, तो ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा? इस वक्त जो हॉस्पिटल की सिचुएशन है वो सेटिस्फैक्ट्री इसलिए बताया जा रहा है कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। उसमें तमाम में आइसोलेशन बेड्स इस वक्त अवेलेबल है। जो जनरल उनके मेडिसिन वार्ड्स हैं उन सबको उन्होंने आइसोलेशन डिक्लेयर किया है, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में। और प्राइवेट सेटअप में भी अच्छे खासे हॉस्पिटल जो है उन्होंने वेंटिलेटर भी रखे हुए हैं। वो चूंकि वेंटिलेटर अब अच्छे खासी मकदार में अवेलेबल है मार्केट में, जो ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें अवेलेबल है, तो काफ़ी हॉस्पिटल्स ने इस वक्त तैयारी की हुई है और है। लेकिन जिस मकदार में हम, जिस तादाद के साथ हमारे पास रोज़ बरोज़ पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आए कि फिर हम बिल्कुल फ्लैट हो जाए, हमारा जो सिस्टम है हेल्थ केयर सिस्टम वो कोलैप्स हो जाए। आप देखें कि बड़े बड़े डॉक्टर मुल्कों साहब, में, अभी हम अमेरिका एक जैसे, डेवलपमेंट ये भी देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन शुरू होगी और 50 साल की उम्र या उससे जायद की जिनकी उम्र है उनको वैक्सीन लगना शुरू हो गया। तो अभी तक कितनी आबादी को हमने तकरीबन कवर कर लिया है? लोग रजिस्ट्रेशन करा अभी रहे हैं? तक अगर आप सिंपल एस्टिमेट देख लें तो ये लेस देन 0.5% है, जो बहुत ज़्यादा कम मकदार है, क्योंकि जनरल पब्लिक की वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। अभी सिर्फ हेल्थ केयर स्टाफ की वैक्सीनेशन वो भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी दोबारा आज से उन्होंने स्टार्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन बीच में बंद कर दी थी। और मोर देन 50 का आज से स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन, और मोर देन 65 जो लोग हैं वो तो डायरेक्ट जाके वॉक इन अपनी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वैक्सीन भी इतने मकदार में नहीं है कि तमाम पब्लिक को लगाया जा सके। दुनिया के किसी भी मुल्क के इकानमी में इतना वो नहीं है दम कि हर डॉक्टर बंदे साहब, को हम समझ वैक्सीन सकते हैं लगाएं। कि गवर्नमेंट की जानिब से इतनी वैक्सीन एक तो इंपोर्ट भी नहीं की गई है, दूसरा इतनी वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन हमने प्राइवेट सेक्टर्स को दावत दी कि वो आके इन्वेस्ट करें हमारे साथ और वो जो है वैक्सीन लाएं ताकि आवाम को इससे फ़ायदा हो सके। इस्लामाबाद, कराची में वो रशिया से आई हुई वैक्सीन के कुछ शॉट्स लगे, कुछ लोगों ने लगवाई, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला भी इतना ज़्यादा चल नहीं सका है। तो प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएटिव लेने की इजाज़त तो है क्या? इसमें प्राइवेट सेक्टर की जानिब से इन्वेस्ट किया जा रहा है? प्राइवेटली वैक्सीन कब अवेलेबल होगी? हम चाइना से समझ रहे थे कि वो 4000 वाली वैक्सीन जल्द आ जाएगी। वैक्सीन अभी इवन यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी कंसंट्रेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद और एक कंपनी चाइना के साथ मिलकर बनाना शुरू कर रही है, और बाकी दुनिया में भी। लेकिन इतनी कैपेसिटी आप दुनिया में कहीं भी नहीं है कि तमाम पब्लिक को वैक्सीन प्रोवाइड कर सकें। सो सबसे बड़ी जो इसकी स्ट्रेटेजी है और एहतियात है वो ये है कि हम खुद SOPs पे अमल करें, हम अपने आप को बचाएं। और वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन आपको नहीं देती। वैक्सीन की मैक्सिमम प्रोटेक्शन 80 to 85 या 90% तक है, और ये भी जस्ट एक प्रोटेक्शन लेयर है। मींस आपने सिर्फ वैक्सीन पे अगर रिलाई करना है, डॉक्टर साहब, वैक्सीन आपके पे पास कुछ केसेस आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी किसी को पॉजिटिव आया हो, किसी का केस या कोरोना पॉजिटिव आपके पास पेशेंट आया हो? वैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी इम्यूनिटी के लिए इतना टाइम नहीं होता कि वो बॉडी में डेवलप किया जा सके। सेकंड डोज के बाद भी तकरीबन 4 हफ्ते चाहिए कि इम्यूनिटी डेवलप हो। तो फर्स्ट और सेकंड के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते तक आपको इन्फेक्शन हो सकता है और पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके बाद भी आप 80 to 85% प्रोटेक्टेड है। जो बाकी 15 to 20% आप अनप्रोटेक्टेड है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यह है कि वैक्सीन के बाद जो केसेस आए हैं या जिनको हुआ है वो माइल्ड केसेस हैं, इतने सिवियर नहीं है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का ये अब मकसद एक वैक्सीन वाला कंपैरिजन कर लिया, एक जो जिनको नेचुरली कोरोना हो रहा है और उसके बाद उनके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं,
हम देखने में ये आ रहा है हमें कि तकरीबन 2-3 महीने बाद उनको दोबारा कोरोना हो रहा है, तो वो उसकी स्वेटी और उसकी तमाम जो हालात हैं वो हमें हमसे शेयर कर दें ताकि लोगों को आइडिया हो। वैक्सीन की जो नॉर्मल इम्यूनिटी जो नहीं, विदाउट इन्फेक्शन के वैक्सीन, बाद विदाउट वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। अगर एक विदाउट शख्स को वैक्सीन कोरोना हुआ है और उसके इन्फेक्शन बाद दोबारा री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और होता भी है, तो उस सिलसिले में कितना स्वेयर होगा वो? डेफिनेटली चांस होता है, क्योंकि वैक्सीन जो इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स या ज़्यादा 6 महीने तक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वेनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए उनको इन्फेक्शन होता है, और सवेयर उस सूरत में हो सकता है अगर कोई और वेरिएंट हो। और इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में वेरिएंट वायरस मौजूद है। इस वक्त वो वायरस नहीं है जो पिछले साल हम बंदों को हुआ था, और वही वायरस दोबारा नहीं है। और इस वायरस में ये खासियत है, इन्फ्लुएंजा वायरस में, मर्स वायरस में, ये जो वायरस है कि ये हर साल हर कुछ अरसे बाद इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती हैं, तो वो फिर वो इम्यूनिटी इसको कवर नहीं कर सकती। इसलिए जो सिर्फ और सिर्फ एक एहतियात है वो ये है कि आप एसओपीज को फॉलो करें, मास्क पहने, गैदरिंग में ना जाएं, हाथ बार बार धोएं, और सर, अपना अपना एनआईएच ख्याल ने रखें। भी और वैक्सीन के हवाले से कुछ इनिशिएटिव लिया है, क्या आप लोग इस साल के अंदर वैक्सीन बना लेंगे? इस वक्त हम एक ट्रायल बेसिस पे चाइना के साथ मिलके इनकी कंसंट्रेट मंगवा के यहाँ पे एक स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन वो अंडर प्रोसेस है। उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि वो कितना एक हम प्रोड्यूस कर सकेंगे, और क्या हम इस काबिल होंगे कि पूरे मुल्क की डिमांड फॉलो कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें। ये उससे अभी कबल अज़ वक्त है। उस सिलसिले में एक्सपर्टीज चाइना से ली जा रही हैं। जी जी बिल्कुल, चाइना की टीम भी आई हुई है, और एनआईएच में और ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कैपेसिटी भी डॉक्टर साहब, अवेलेबल है। आखिरी सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जो फाइजर है वो पाकिस्तान में अवेलेबल हो सकती है, सप्लाई चेन का प्रोसेस दो के डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी से ला सकती है, वो मुश्किल है? इस पे इन्वेस्टमेंट इतनी है कि मेरे ख्याल में कोई प्राइवेट कंपनी ये रिस्क नहीं लेगी। और सप्लाई चेन यहाँ पे मेंटेन हो सकती है अगर गवर्नमेंट भी लाए तो? मेंटेन हर जगह पे नहीं हो सकती, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और स्टोरेज है वो ईपीआई के साथ है, तो वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर में इतनी ज़्यादा -70 और -20 ठीक तक फैसिलिटी इतनी ज़्यादा जगहों पे नहीं ठीक। है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं, इसके हवाले से एक डेवलपमेंट है, आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे। आज शेख रशीद साहब ने ब्रिटिश हाई एम्बेसडर से मुलाकात की है, और उन्हें कहा गया है कि जो हवालगी है नवाज शरीफ के हवाले से, इसके हवाले से कोई हमने जो मुआहदे तय करने हैं उस पर जल्द अज जल्द पेशरफ्त की जाए। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाकायदा तौर पर ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। इसी हवाले से आज इसकी टेक्निकल वजूहात और इसकी टेक्निकलिटीज़ पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नजमुल साकिब साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर रहे हैं, 5 बड़े बरे आज़मों में इन्होंने सर्व किया है, पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रज़ा रूमी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अपनी राय रखते हैं तमाम मामलात पे, ख़ुसूसन सियासी मामलात पे। आप दोनों मौज़िज़ मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नजमुल साकिब साहब, वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि खबरों में ये बात आती रहती है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे नहीं या नहीं, उनका पासपोर्ट अब कैंसिल हो गया। तो आज आपसे हम जानते हैं कि आज भी शेख रशीद साहब ने जब मुलाकात की हाई कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हवालगी के हवाले से मुआहदे जो हैं उन पर जल्दी पेशरफ्त की जाए। हमारा कोई मुआहदा बाकायदा तौर पर तो नहीं है, लेकिन क्या अगर मुआहदा साइन हो जाता है, ऐसी कोई पेशरफ्त होती है, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे? सबसे पहले तो GTV का शुक्रिया। देखिए, इसमें एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है जिसके तहत कि आप किसी भी शख्स को, 2 मुल्क जो हैं वो आपस में अगर उन्होंने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की हुई है तो वो एक दूसरे के जो लोग हैं उनको वो कर सकते हैं मुंतकिल एक जगह से दूसरी जगह पे। इसमें जो अगर आपके पास नहीं है
तो उसमें फिर जाहिर है कि आपके जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं, जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, उन पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग यानी कुछ मुल्कों के साथ तो है, लेकिन जिन मुल्कों के साथ नहीं है उसमें ये होता है कि आप बायलैटरली अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं। बाकी ये मैंने देखा है कि ये बहुत सारे चैनल्स में ये बात हो रही है कि जी पासपोर्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। कि देखिए, ये फ़ैसला करना है हुकूमत पाकिस्तान ने। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करना है कि वो जो पासपोर्ट नवाज़ शरीफ साहब का था उसको रिन्यू करना है कि नहीं। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, उसके बगैर भी हो सकता है। लेकिन जो स्टेचर है आपके, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, तो ज़ाहिर है उनको आप इमरजेंसी शीट तो नहीं इशू करेंगे एक सफ़े की जिस पे लिखा होता है कि जी ये बंदा पाकिस्तान जा सकता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो एक दफ़ा रहा हो, और ये तो 3 मरतबा रहे हैं, तो उनका अब एक जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो उनको ताहयात मिलता है। तो इसमें एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी का आपने पूछा है कि जी इस वक्त हो जाए, इतनी जल्दी हो नहीं सकता। वो इसलिए कि इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं, और जहाँ तक यूके की बात है, आज शेख रशीद साहब ने जो बात की उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ कर दें ज़रा। शेख रशीद साहब ने, मैंने सुना है कि कुछ और बातें भी की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को आपने कोरोना के सिलसिले में वो जो एक लिस्ट में शामिल किया है, तो हमारे हमसाया मुल्क में भी बाय द वे इंडिया का भी हमने सुना है कि उनको भी उन्होंने शामिल कर लिया। जी बिल्कुल, इंडिया को देखिए, इस तरह के फैसले जो है ना, किसी मुल्क को रेड लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, येलो लिस्ट में, ABC में करना, इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपके उस मुल्क के साथ उस ख़ास वक्त में, इन दैट गिवन टाइम, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आर यू एंजॉयिंग विद दैट कंट्री। और उसमें पीछे भी कुछ अवामिल होते हैं। किसने बरतानिया की हुकूमत को ये कहा कि पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल किया जाए? क्या वजूहात हैं? क्या बरतानिया की हुकूमत ने खुद ये फैसला किया? हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो कोरोना के सिलसिले में इकदामात किए हैं, बल्कि जो पहली लहर आई थी, वो तो पूरी दुनिया में लोगों ने कहा था ये स्मार्ट लॉकडाउन हमें भी बताओ भाई ये कैसे होता है। तो इसमें कुछ पॉलिटिकल, सियासी मामलात भी होते हैं। ठीक, रज़ा रूमी साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर ये जो नवाज शरीफ को वापस लाने का नारा है, ये महज आपको सियासी दिखाई देता है? क्या हुकूमत अपने टेन्योर में, जो कि कोशिशें भी वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि करती रहती है, ख़बरें भी ऐसी आती रहती हैं, ये कर भी पाएगी या नहीं? रज़ा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं हूं, बिल्कुल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। रज़ा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि नवाज शरीफ की वापसी का जो नारा है, ये क्या महज सिर्फ सियासी नारा है? क्या हुकूमत वाकयातन उन्हें वापस लाने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, ये बिल्कुल सियासी नारा है और सियासी मामला है। अभी एम्बेसडर साहब ने आपसे जिक्र किया कि इसका एक कानूनी अमल होता है, बड़ा पेचीदा और लंबा होता है, और वो इस वक्त मौजूद नहीं है। और उसको वक्त लगने में, यही बात अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि MQM के बानी हैं, उनके बारे में भी बात होती रही कई साल के उनको भी लाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ताहाल वो नहीं आ पाए। और उसके अलावा दूसरी जो बात है कि अगर आप ये मत भूलिए कि नवाज शरीफ को भेजने वाली जो है वो यही गवर्नमेंट थी। काबीना के बाकायदा फैसले के बाद उनका नाम ECL से निकाला गया, कोर्ट ने उनको कहा कि वो चले जाएं, और अब चूंकि वो सियासी तौर के ऊपर वो सूट नहीं करता, इसलिए दोबारा से उनको लाने की जो बातें हैं वो उसमें सियासत ज़्यादा है, कानून और वाक़ईतन जो हकीकत है वो बहुत कम है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब को जो है वापस ही लाना था तो फिर भेजा क्यों था? और आप सबके सामने है कि वो जिन हालात में गए, जैसे गए, और बाकायदा यहाँ से एक पूरा प्रोसेस फॉलो करके गए, तो अब लाने वाली बातें जो हैं वो उस पर तो सियासत ही आप उसको कह सकते हैं, और क्या उसका नाम देंगे। सर, ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारी ट्रीटीज़ होती हैं, क्या ये प्रेशर में साइन हो सकती हैं? जिस तरह से शेख रशीद साहब ने आज मुलाकात की और उसमें कहा गया कि इस मामले को जल्दी करें, हो सकता है कि स्टेटमेंट महज स्टेटमेंट की हद तक भी हो, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी हुकूमती सतह पर ऐसा कोई प्रेशर बरतानिया पे डाल सकती है, या बरतानिया उस
प्रेशर को ले सकती है, इसके हवाले से हमें बता दें ज़रा। देखिए ऐसा कोई देखिए नहीं है, ये पहले इसहाक डार के हवाले से भी ये बात हुई और ऐलान किया गया कि बरतानिया जो है वो राजी हो गया। बाद में बरतानिया ने उसको पे दो टोक हुकूमत ने जो है वो इनकार कर दिया। ये कोई एक मामला तो नहीं है ना, एक सीधा मामला। दूसरा बात है कि पाकिस्तान के पास क्या प्रेशर है कि वो यूके को प्रेशराइज कर सकेगा। देखिए ये सारी जो बातें होती हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, सियासत के लिए ये की जाती हैं। वाकया ये है कि पाकिस्तान की जब तक मईशत जो है वो मजबूत नहीं होगी, मुल्क अंदर से मजबूत नहीं होगा, हम किसी पे प्रेशर डालने के जो है वो इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है। हाँ, हम तो खुद जो है वो दुनिया भर से एड मांगते फिरते हैं, IMF के पास दोबारा जा रहे हैं, FATF की तलवार लटकी हुई है। इन हालात में पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर ये क्लेम करती है या कुछ वज़रा ये करते हैं तो वो सिर्फ अपनी जो सपोर्ट बेस होती है उसको मोबिलाइज करने के लिए और अपनी जो है वो सियासत चमकाने के लिए ये किया जाती हैं बातें, वरना इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। जो आप किसी भी मुल्क को, बरतानिया को आप इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते और ना ही वो आसानी से प्रेशराइज होगा बरतानिया। ये बात जो है मेरे ख्याल से ये वाज़ेह होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई बहुत ही हाई लेवल के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, खारिज से इम्कान नहीं हो सकती, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं मुझे तो लग रही कि जहाँ पर आप प्रेशराइज करके नवाज शरीफ को वापस यूके से बुलवा सकें, क्योंकि अभी वहाँ तो इसहाक डार तक ये साहब के सामने है, सभी कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है और वो मिल भी जाएगा, एक गूगल सर्च कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। एक नाज़रीन एक और केस डिस्कस करते हैं, और अमेरिका में जो सियाह फाम जॉर्ज फ्लॉयड थे उनका फ़ैसला आया है। उनको जिस तरह से मारा गया, 8 मिनट तक जो है उनको मारने वाले उन्होंने घुटना उनके मुंह पे रखा और 3 मिनट बाद वो दम तोड़ गए थे। बड़ी तफसील से ये केस चला और जो अमेरिका की जूरी है उसने फ़ैसला दिया और उनको जो है अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डेरेक शॉविन जिन्होंने मारा था जॉर्ज फ्लॉयड को उनके सर पर घुटना रखकर, उस हवाले से जो फ़ैसला आया है उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं नजमुल साकिब साहब के पास जाऊंगा और उनसे जानना चाहूँगा। ये बताया जा रहा है फ़ैसला अमरीकी तारीख का एक अहम मोड़ है और इसे कहा जा रहा है कि इस फ़ैसले को जो है इस पर प्रेसिडेंट ने भी कमेंट किया, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी कमेंट किया। कितना अहम है ये फ़ैसला? देखिए, इसमें आपने अभी बताया कि आपके प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम है और उसमें और भी आपने टॉपिक्स करने हैं, तो मैं मुख्तसरन ये आपको बताऊंगा। जो ही ये फ़ैसला आया तो बहुत सारे लोगों ने अमेरिका में खुशियां मनानी शुरू कर दी। तो जैसी जैक्सन ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि दिस इज़ द वन डाउन, दिस इज़ द फर्स्ट डाउन, इट इज़ नॉट द टच डाउन। मतलब ये है कि अभी खुशियाँ ना मनाइए, ये पहला वाक़या है, क्योंकि आने वाली जुमेरात को भी एक लाश दफनानी है। पुलिस लिंचिंग जो है वो सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है और काले और गोरे का भी मसला सिर्फ अमेरिका का नहीं है। ये इसमें नस्ल और ज़ात का जो मसला है ये तकरीबन पूरी दुनिया में ही हमने देखा है। अच्छी बात यह है कि कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया, कानून ने अपना पुट फुट डाउन किया और ये फैसला किया। और याद रहे कि ये फैसला जो है ये यूनानिमस आया है। सारी की सारी ज्यूरी ने तीनों अकाउंट्स पे उनको कहा है कि गिल्टी गिल्टी गिल्टी। तो ये एक अच्छी इब्तिदा है, लेकिन अभी शायद इस शख्स को 6 हफ्तों तक तो आप समझे ना कि ये इनकार्सरेटेड रहेगा, जेल में रहेगा, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि अभी चलने हैं। रज़ा रूमी साहब, आप किस तरह से देखते हैं? वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से ऐलान भी किया गया कि इस फैसले के नतीजे में उन्होंने सेनेट को कहा कि आप इस पर कानून साजी करें पुलिस इस्लाहात के हवाले से, जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। हाउ डू यू सी इट? जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा संग मील है अमेरिकी तारीख में
क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस के हाथों नौजवान और सियाह फाम जो बच्चे हैं उनका कत्लेआम बहुत एक आम सी बात है, और उसके ऊपर जो कानून और अदालती जो सिस्टम है वो उनको सफ़ेद पुलिस ऑफिसरों को तहफ़्फ़ुज़ देता रहा है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पहली बार जो है एक मुतफ़िका फ़ैसले के तहत एक पुलिस अफ़सर को सज़ा दी गई है। और इससे पहले जो हुए हैं वाक़यात उसमें अक्सर जो इस तरह के केसेस थे मिलते-जुलते वहाँ पर ये बच जाते थे, या इनकी जो है फ़ैसला वो मुतफ़िका नहीं होता था। लेकिन ये एक नई शुरुआत है बिल्कुल, और चूँकि अमेरिका में पिछले साल आपने देखा होगा 2020 में पूरा साल नस्ली जी। जो टेंशन्स थी वो हाइलाइटेड रहीं, तो एक लिहाज से ये उसका मंतकी एक अंजाम भी है कि वो पूरी जो यहाँ पे स्ट्रगल की गई सियाह फार्म कम्युनिटीज़ की तरफ से और भी दीगर अमरीकियों की तरफ से, तो वो इसको एक बहुत बड़ी फ़तेह करार दे रही है। एक बहुत जी। बड़ी फतह करार दिया जा रहा है इसको। यूएई के हवाले से हमें बड़ी एक अच्छी खबर मिली कि हमने जो लोन वापस करना था उसमें हमें एक्सटेंशन मिल गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ईरान के दौरे पे हैं। ईरान के दौरे के हवाले से जब ये ईरान का दौरा कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल टाइम्स में जो है एक बड़ी खबर आई, और वो खबर ये थी कि ईरान और इराक का सऊदी अरब और जो ईरान है उसके दरमियान मीडिएट इराक कर रहा है, और एक जो है बराह रास्त मुज़ाकरात का दौर हुआ, उसके बाद दूसरा दौर शुरू होना है। तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जो ईरान गए हैं, क्या इससे कोई लिंक बनता है या नहीं? नजम साकिब साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आपको फिर एक दफ़ा से कहूँगा कि ये दोनों टॉपिक जो आपने किए हैं इस पे कम से कम आधा घंटा तो चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है। मुख्तसरन बताते हैं। देखिए, यूएई के साथ ये साल जो है ये हम 50 साला मना रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। यूएई हमारा बहुत करीबी दोस्त रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जो जितना करीबी हो उसका उतना ही ख्याल किया जाता है। पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो ताल्लुकात जो हैं वो ऊपर नीचे हुए, ख़ास तौर पे जब ये इज़राइल का जहाज़ आता है, ताल्लुकात इज़राइल के और यूएई के बनते हैं। कुछ हमारे यहाँ से एक आध स्टेटमेंट ऐसी आती है जिससे कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है यूएई में, लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। याद रखिए कि यूएई ना सिर्फ आपका इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इनके साथ हमारे डिफेंस ताल्लुकात हैं, इनके साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, और ये जो $2 बिलियन की आपने अभी बात की है ये कुछ छोटी बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को जो रुपए का और डॉलर का मसला पड़ा हुआ है, तो दोस्त ही काम आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के इस दौरे को हम बासानी कह सकते हैं कामयाब दौरा है। सर, ईरान और जो हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ईरान में मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी अखबार जो है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आती है कि जो ताल्लुकात हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान वो बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं और मुज़ाकरात का दौर चल रहा है बराह रास्त। उसमें कहा गया कि मिटिगेट जो है इराक ने भी किया है। इराक ने किया हाँ जी, इस तमाम स्टोरी को आप किस तरह से देखते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे को, ख़ासुसन 3 दिन के सरकारी दौरे पे हैं? देखिए, इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंच चुके हैं एज वी स्पीक। वहाँ पे उन्होंने सरकारी जो हमारे जो एम्बेसी के अफसरान हैं उनसे खिताब किया है। मोस्ट प्रोबेबली कल उनकी फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ से मुलाकात होगी। इसको हम डेलीगेशन लेवल टॉक्स कहते हैं। इसमें जो अहम तरीन मसाइल हैं जिनके ऊपर बात होगी उसमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान का है, क्योंकि जो इस्तंबुल में अभी पीस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके बारे में शेयर किए जाएंगे व्यूज़ कि अफ़गानिस्तान के बारे में, क्योंकि अफ़गानिस्तान का ये जो 20 साला मसला है, रिगमरोल है, सबसे ज़्यादा मेरा मुल्क पाकिस्तान अफेक्ट हुआ, दूसरे नंबर पे ईरान है। दूसरा जो अहम मौजू है जो जिस पे बात होगी वो जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल है, पाक इंडिया रिलेशंस हैं। साथ ही जो है वो चूँकि डेलीगेशन लेवल टॉक्स है, ट्रेड पे भी बात होगी। और आप जानते हैं कि ईरान जो यानी पाइपलाइन का मसला है वो भी कुछ $2 बिलियन पाकिस्तान के पास आएंगे, तो उसके बाद हम ये शुरू कर सकेंगे। बिजली हम उधर से लेते हैं। ईरान और पाकिस्तान जो है 900 किलोमीटर का या शायद 600 किलोमीटर का तो आपका बॉर्डर है। तो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो पहले भी अच्छे थे। ये अफगानिस्तान के हालात की वजह से, कुछ रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम आ गया, इसकी वजह से ख़राब हुए। अब ये जो आपने बात की है कि ईरान और सऊदी अरेबिया, देखिए
पाकिस्तान के लिए वन लाइनर दोनों कंक्लूजन चाहता हूं, मुझे मुल्क कह अहम कह हैं। दिया कि अच्छा दोनों मुल्क अहम हैं ठीक। और पाकिस्तान ये चाहेगा जी कि दोनों मुल्क जो हैं उनके दरमियान अगर कोई मसला दोनों है, मुल्कों के तो वो हल हो। दरमियान जो है मफाहमत से बात आगे चले और दोनों मुल्क के दरमियान खुश असलूबी से मामला तय हों, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश ज़रूर है। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।